नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने से किसान होंगे समृद्ध। मक्का की फसल में कीट का नियंत्रण। वर्तमान में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिनके पास खेती के लिए जमीन कम है, जिसमें खेती करके वे अच्छी आय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे किसान समन्वित कृषि अपनाएं। यह ऐसी तकनीक है जिसे अगर आप अपनाते हैं तो कम क्षेत्रफल से अधिक आय कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें समन्वित खेती, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा से। किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का विषय है एकीकृत या समेकित कृषि प्रणाली का। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज का ये समय चल रहा है, हर किसान के पास जो कृषि योग्य ज़मीन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से किसानों की आय को और किस तरह से बढ़ाया जाए और जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों की हो या दूध की बात हो या मांस की बात हो या अंडों की बात हो, उन सभी चीज़ों को किस तरह से इस पूरी जनसंख्या को उपलब्ध कराया जा सके, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृषि में एक नई प्रणाली, एक नए मॉडल का आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है, जो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल भी है, जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। ये जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जितनी संभावित कृषि की यूनिटें हैं वो हम रख सकते हैं। जैसे हम पशुपालन की बात करें तो इसमें भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, विविधता ला सकते हैं। किसान भाई बड़े पशु गाय भैंस के साथ साथ में बकरी पालन भी कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। जैसे आज के दौर पे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का काफ़ी प्रचलन चल रहा है। प्रत्येक किसान यदि 40 से 50 देसी नस्ल की मुर्गियों को अगर वो अपने घर में रख लेता है तो उसे अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देसी नस्ल की जो मुर्गियां होती हैं उनके अंडे की कीमत 40 से 50 रुपये होती है। और एक सबसे बड़ी विशेषता देसी नस्लों में ये है कि उनके उपचार पे या उनके आहार प्रबंधन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो आसपास के क्षेत्रों में ही दाना चुग करके अपना पेट भर लेती हैं। तो ये भी किसान भाइयों के लिए एक अच्छी इनकम का स्रोत हो सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। इसी क्रम में जैसे किसान भाई कृषि का कार्य करते हैं, उसमें फसल उत्पादन करते हैं, गेहूं, जौ, चना या सरसों की फसलों का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ उन्हें सब्जी उत्पादन भी करना चाहिए थोड़ी मात्रा में, और फल उत्पादन भी करना चाहिए, बगीचे लगाने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कम जगह में वो पूरे साल भर किसी न किसी यूनिट से अपने लिए इनकम का एक साधन या स्रोत बना सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई यदि कार्य करेंगे
तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अभी अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो कोई भी किसान अगर गाय भैंस पालन करता है या कोई मुर्गी पालन करता है या कोई बकरी पालन करता है, यदि वो अलग अलग यूनिट में काम करता है तो उसके आहार के लिए भी उसे अलग से खर्च करना पड़ता है। यदि वो एक साथ इन सभी पशुओं को रखता है तो उससे उसको फायदा क्या होता है, मुर्गियों के लिए अलग से आहार की आवश्यकता नहीं है। भेड़ एवं बकरी अगर पालते हैं तो यदि कम मात्रा में रखते हैं तो उन्हें अलग से ज़्यादा आहार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन जितने भी प्रकार के ये पशु किसान भाई रखते हैं, इससे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हम गोबर की बात करें या गाय की बकरियों की मेंगनी की बात करें, इनके केस में क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जैविक खाद के रूप में किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं। ये भी उनकी जो अन्य फसलें उत्पादन करने में जो लागत आती है उसको कम करने में उनकी मदद करेगा। इस तरह से जो समेकित कृषि प्रणाली होती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर यूनिट में जो उत्पादन की लागत है उसको कम किया जाए और इस तरह से जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें फ़ायदा होता है वो ये है कि किसानों को पूरे साल भर किसी न किसी यूनिट से लाभ मिलता रहता है। तो इसलिए किसी भी सीजन में ऐसा नहीं होता कि उनके पास धन की कमी हो सकती है और उन्हें इसकी वजह से कोई समस्या का सामना करना पड़े। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस तरह से यदि सभी किसान भाई इस प्रणाली को अपनाएं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने परिवार के विकास में इसका योगदान दे सकते हैं और इसी तरह से अपने देश के खाद्य सुरक्षा जो मिशन चल रहा है उसमें भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में मक्का की खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और जिन किसान भाइयों ने मक्का बुवाई की है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इसी अवस्था पर तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, जिसका समय रहते रोकथाम नहीं किया गया तो यह फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई मक्का की फसल में तना छेदक कीट को कैसे पहचाने और नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यूडी सिंह।
मक्का का स्थान धान और गेहूं के बाद तीसरा स्थान है और ये खरीफ रबी दोनों मौसम में उगाया जाता है, किंतु 80% मक्का का उत्पादन खरीफ में ही होता है। और चूँकि खरीफ में हमेशा बारिश होती है, बादल लगे रहते हैं, नमी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर भी नमी और अधिक तापमान के चलते इसमें कीट व्याधि की समस्या मक्का में काफ़ी ज़्यादा होती है। और अभी जो है इसमें प्रमुख कीट क्या क्या लगता है उसके बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ा एक तना छेदक कीट होता है मक्के में। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो तना छेदक एक प्रमुख कीट है इसमें, और इसके नियंत्रण के लिए जो सस्य क्रियाएं हैं, जैसे कि घास और जितने भी वीड्स हैं उस सब को हम कम से कम रखें, नहीं के बराबर में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि तना छेदक के वयस्क को उसको एक फेरोमोन ट्रैप होता है जिसमें लगा करके उसको आकर्षित किया जाता है, और 1 एकड़ में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप को लगा देने से वयस्क कीट इसमें आकर्षित होकर के फिर उसको मार देते हैं कोई दवा से, और इससे इसकी प्रजनन क्रिया में बाधा पहुंचता है और अंततः हमारे ये कीट का प्रकोप कम होता है। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैव नाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि समस्या गंभीर है तो फिर इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो एक दवा है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, उसकी 17.8 SL 1 ml 3 लीटर पानी में दे करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और इस कीट का हम लोग उस तरह से निदान कर सकते हैं। दूसरा कीट एक कजरा कीट होता है। कजरा कीट जो उसका पिल्लू खास करके हर एक अवस्था में पौधे के सोइंग के बाद शुरू होता है। पौधे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे इसका प्रकोप बढ़ता जाता है और ये कीट रात में ही निकलता है। दिन भर ये मिट्टी में दरार के अंदर घुसा रहता है और रात में ये पौधे के ऊपर चढ़ करके और उसको काट करके गिरा देता है। रातों रात इसका समस्या बढ़ जाती है। इसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप सबसे अच्छा उपाय है, जिससे कि वयस्क कीट आकर्षित होकर के फिर उसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा फिर दवा के लिए जो है क्लोरपाइरीफॉस एक दवा है जिसका कि हम व्यवहार कर सकते हैं। 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी हम निदान कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है। डूब चुकी है, वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है, लगातार हल्की बारिश का दौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र संघरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान मुख्यतः आसमान साफ रहने और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 11 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। यदि अनाज अधिक मात्रा में हो और उड़ाना व सुखाना संभव ना हो तो जिस अवस्था में पड़ा हो उसे धूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड या सेल्फास की गोली 3 ग्राम को प्रति टन अनाज के हिसाब से प्रयोग करें और इसके बाद भंडारण को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि हवा अंदर से बाहर व बाहर से अंदर ना जा सके। भंडारण को इस तरह 1 सप्ताह के लिए बंद रहने दें। इस समय कपास की फसल में जड़ गलन रोग कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। आरंभ होने में पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा 24 घंटे के अंदर पौधा पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। रोगग्रस्त पौधों की छाल उतरने लगती है। प्रभावित पौधों को 0.2% बैवेस्टिन के घोल से उपचारित करें। 100 से 200 मिलीलीटर घोल प्रति पौधा की जड़ों में डालें। पैराबिल्ट की समस्या दिखाई देने पर 48 घंटे के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मौसम में उतार चढ़ाव के चलते धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप हो सकता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाती हैं। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते ही इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कृषि वैज्ञानिक या कृषि अधिकारियों से सलाह लें। मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक एवं सफेद लट कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC 600 मिलीलीटर दवा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी एवं हरा तेला की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफोजिन 25 EC 200 मिलीलीटर या डाइनोटोफ्यूरॉन 20 SG 40 ग्राम, निम्बेसिडिन 300 ppm 90% आयल बेस 250 ml 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 50 EC 250 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में चित्ती रोग का प्रकोप होने की संभावना है। यह रोग वर्षा काल के दौरान अधिक होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि आगे चलकर फलियों एवं तनों पर भी फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम दवा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
अगेती फूल गोभी और ब्रोकली की बुआई अगस्त तक पूरी कर लें। नर्सरी पौध की क्यारी पर पारदर्शी पॉलीथीन से छाया करें। पॉलीथीन की ऊंचाई मध्य भाग से 75 सेंटीमीटर और दोनों तरफ से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगेती फूल गोभी के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे अगेती कुंवारी, पूसा केतकी, पूसा दीपाली। ब्रोकली के लिए ग्रीन वंड, अगेती दानिश इत्यादि हैं। किसान भाई इनमें से किसी भी किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। किन्नों के बाग में कैंकर रोग दिखाई देने पर नीला तोता 5 ग्राम व स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम दवा या ब्लू कॉपर 250 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बागों में छिड़काव करें। फलों का गिरना एवं फल सड़ने से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में FMD रोग बरसात में अधिक होता है, इसलिए पशुओं की सतत निगरानी करें और उन्हें वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। बछड़ों को परजीवियों से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल तरल या गोली पशु चिकित्सक की सलाह से प्रत्येक पशु को दें। इस मौसम में बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए ब्यूटॉक्स 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पशुओं के शरीर पर लगाएं। मछली तालाब में मछलियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए पूरक आहार बहुत महत्वपूर्ण है। पूरक आहार में चावल की भूसी, सरसों की खली, खनिज और विटामिन के साथ पूरक आहार दिया जाना चाहिए। तालाब में घुलित ऑक्सीजन की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए हाथ या बांस या यांत्रिक जलवाहक द्वारा पानी को हिलाते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झावरा, जिला जैसलमेर के कृषक अमित कुमार ने। आप एलोवेरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो अमित कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में अगर हम औषधि और पौधों की बात करते हैं तो ग्वारपाठा का भी वर्तमान में बहुतायत में खेती की जा रही है और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि जब हम ग्वारपाठा की खेती करते हैं तो इसका सौंदर्य प्रशासन में और साथ ही साथ औषधि रूप में भी बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है और इसका इतना ज़्यादा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कि इसकी खेती के प्रति किसानों में रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। किसान भाई, जब हम ग्वारपाठा की किस्मों की या जातियों की बात करते हैं तो हमारे विश्व भर में लगभग 275 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्पादन के दृष्टिकोण से माने तो लगभग 3 किस्में हैं जो बहुतायत में प्रचलित हैं और इनका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। और इसके लिए सबसे पहली किस्म का नाम है एलोबार्बेंडिस मिल, इसका उपयोग बहुतायत में होता है। दूसरी किस्म है एलोफेराक्स मिलर, जिसमें जंजीवर एलो अथवा केप एलो प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी किस्म है एलोपेरी बेकर, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ग्वारपाठा की कुछ भारतीय जातियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुआई के लिए उपयोग की जाती है, उसमें चाइनीज़ बेकर है, दूसरी है लिट्रोलिस कोइंग बेकर और तीसरी किस्म जो है वो है एलोवेरी गाटा लिन। और इन किस्मों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी जानकार व्यक्ति से इन किस्मों की पहचान कराएं। ये जो किस्में हैं ग्वारपाठा की, इनका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ये थी एलोवेरा की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी, खाद उर्वरक प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से एलोवेरा की रोपाई तकनीक के बारे में। और जब हम एलोवेरा या ग्वारपाठा जब इसकी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे कि जल भराव की स्थिति ना हो। जब भी खेत में पानी भरेगा तो इससे समस्या आएगी, इसलिए आप ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे पानी का भराव ना हो। खेत को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई करें और उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चलाकर, तो उसके पहले इस बात का और ध्यान रखना है कि लगभग 1 एकड़ में हमको लगभग अच्छे 10 से 15 ट्राली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई आप खेत में अगर डालते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, जो आपके खेत में
नरमी को अच्छा बरकरार रखेगी और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएगी। इससे हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा। खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें जो हमारी एलोवेरा है उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो चयन जब हम करते हैं प्लांट्स का तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सकर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनमें उत्तम रूप से उनको लगाया जाए ताकि उनका अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बना देवें और मेड़ की ऊंचाई जो है उसको हमको रखना है लगभग 1 फीट ऊंचाई रखें और 1.5 से 2 फीट उसकी दूरी रखें। मतलब रो से रो की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और जो हमारी मेड़ की ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट के लगभग होनी चाहिए ताकि आप जब भी उसमें सकर्स लगाएं तो उनमें पानी की समस्या ना हो और जो भी हमारा पानी है वो खेत में इन मेड़ के माध्यम से बीज से खेत के बाहर निकल जाए। जब हम सकर्स लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग हमारी 40 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खेत में जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो खेत अच्छा साफ सुथरा और किसी प्रकार की खरपतवार या अन्य किसी प्रकार की और भी समस्याएं खेत में ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने एलोवेरा की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए एलोवेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। समय समय पर जो पानी भर रहा है या इसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था रखें। साथ ही साथ समय समय पर अगर आपके पास गोबर की खाद या केचुआ की खाद हो तो इसमें अगर आप बीच में लगभग 2 से 3 माह के बाद जब आपके खेत में निदाई गुड़ाई करें उस वक्त भी अगर आप इसके पत्तों की तोड़ाई करते हैं उसके बाद इसको डालते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में जैविक कार्बन बढ़ेगा और पौधों का विकास अच्छा होगा और आपको लगातार जो उसका उत्पादन है वो लगातार प्राप्त होगा। क्योंकि एलोवेरा का लगातार बहुत मात्रा में किसान भाइयों के माध्यम से लोगों को ज़रूरत के लिए चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर इसको लगातार सही रूप में अगर उत्पादन करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी